हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने हमारे थर्ड ईयर के जीएनएम के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो में लाऊं। देखिए मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 के ऊपर जो कि थर्ड ईयर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बीसीजी, ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, देखिए बीसीजी की खुराक है। बीसीजी का खुराक कितना है? तो बीसीजी का जो खुराक है 0.05 ml है। समझ गए, इसको याद रखिए। जो बीसीजी का खुराक है 0.05 ml दिया जाता है। समझ गए, राइट आंसर डी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिएगा कि वह कमेटी जिसमें समुदाय में से ही सह व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने की रिकमेंडेशन की थी। देखिए एक ऐसा कमेटी था जिन्होंने बताया था कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जैसे गांव हो गया या आपका शहर हो गया, तो इन सभी में से जो है आम नागरिक, आम लोगों को ही जो है चयन किया करने का जो है प्रस्ताव किया था। समझ गए ना, चाहे वो जो है सह व्यावसायिक मतलब वह व्यवसाय उसको आता हो या नहीं आता हो, या जो है अर्ध व्यावसायिक मतलब उसे जो है आधा ही आता हो या पूरा ही आता हो। तो जैसे देखते होइएगा बहुत लोग गाँव में होते हैं ना, तो क्या करते हैं, बहुत लोग जो गाँव में होते हैं वो जो है आपका ट्रीटमेंट करना, इंजेक्शन वगैरह देना जानते हैं, लेकिन वो जो है ट्रेनेड नहीं होते हैं। तो ये जो ऐसा कमेटी था जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि भाई जो है आप समुदाय में से ही क्यों वैकेंसी लीजिएगा, क्यों लोग इसके लिए कोर्स करेगा। आप जो है समुदाय में से ही, गांव में से ही या शहर में से ही जो है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को चयन कर लीजिए जो जानता हो इसके बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बारे में। ठीक है, तो वह कौन सा है? तो श्रीवास्तव कमेटी ने चीज़ें बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण जन मानव मिति में नापा जाता है। तो क्या नापा जाता है? पोषण मानव मिति में नापा जाता है क्या? वजन, ऊंचाई, सिर की परिधि, उपरोक्त सभी। क्या क्या चीज़ें नापा जाता है पोषण जन में, मानव मिति में? तो जो है वजन भी मापा जाता है, ऊंचाई भी, सिर की परिधि भी, और उपरोक्त जो है सभी मापा जाता है। समझ गए, पोषण जन मानव मिति में। समझ गए। नेक्स्ट है वह वर्ष जब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। देखिए वह वर्ष जब तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 को लक्ष्य को प्राप्ति कर लेना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2002 में आया था, तो जो है इसमें तय किया गया कि कौन सा ऐसा ऐसा वर्ष दिया गया जहाँ पे बताया गया कि इतने वर्ष में जो है ये जो लक्ष्य का प्राप्ति है एक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? 10 है, 15 है, 20 है? तो 2015। ठीक है, 2015 में तय ये आपका यहाँ पे बताया गया कि 2002 जो नीति है, जनसंख्या नीति, ये 2015 में प्राप्त कर लेना चाहिए अपने लक्ष्य को। ठीक है, चलिए पांचवा देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। पांचवा क्या प्रश्न है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, जिनेवा में है, न्यू दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है यूनिसेफ के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? तो ये न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा। प्रश्न क्या है? कुकुर खांसी को टीके द्वारा रोके जा सकते हैं। कुकुर खांसी को किसके तो टीके द्वारा रोके जा सकते हैं? टीएबी के द्वारा, डीपीटी के द्वारा, बीसीजी के द्वारा, या डीटी के द्वारा? किसके द्वारा? तो डीपीटी, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस के द्वारा जो है आप लोग को ये रोकता है कुकुर खांसी, जिसको है वूपिंग कफ बोलते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, या फर्टिलिटी बोलते हैं, या डेमोग्राफी, या नॉन ऑफ दीज बोलते हैं? तो देखिए जो जनसंख्या उसको वैज्ञानिक अध्ययन को डेमोग्राफी, जनसंख्यांकी कहते हैं। समझ गए। चलिए आरसीएच एक कार्यक्रम का मुख्य भाग है। आरसीएच कार्यक्रम का मुख्य भाग कौन सा है? जो आरसीएच है, समझ गए ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। आरसीएच कार्यक्रम का जो है मुख्य भाग कौन सा है? तो इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कौन सा है बताना है? टीकाकरण है, अनिवार्य प्रसव देखभाल है, अनिवार्य नवजात देखभाल है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए आरसीएच प्रोग्राम का मुख्य भाग जो है वो सब है। टीकाकरण भी उसमें शामिल है, अनिवार्य प्रसव देखभाल भी शामिल है, ठीक है, अनिवार्य नवजात देखभाल भी शामिल है, ये तीनों शामिल है। ठीक है, जो कि आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में आपका यहाँ पे होता है। समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि 5 से कम के लिए क्लिनिक में नवजात का वजन लिया जाता है। देखिए 5 से कम के लिए क्लिनिक में नवजात का वजन लिया जाता है कितने समय पर? प्रति माह, प्रति 2 माह, प्रति 3 माह, इनमें से कोई नहीं। तो जो है प्रति माह जो है 5 वर्ष से जो कम क्लिनिक होता है वहाँ पे जो है प्रति माह जो है नवजातों का वजन लिया जाता है। समझ गए।
ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेगासोसिस निम्न द्वारा होता है। बेगासोसिस किसके द्वारा होता है? कोयले के धूल द्वारा, गन्ने के रेशे द्वारा, कपास के धूल और धातुएं द्वारा। तो जो बेगासिस होता है एक गन्ने के रेशे के द्वारा होता है, केन फाइबर के द्वारा होता है, समझ गए। नेक्स्ट है 11 नंबर, एंथ्राकोसिस निम्न द्वारा होता है। कोयले के धूल, गन्ने के रेशे, कपास की धूल, धातुएं। अब आप लोग जानते होइएगा, तो यहाँ पे देखिए एक कोयला के एक किस्म होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है कोयले का एक किस्म होता है, जो कि सबसे उच्च किस्म होता है एंथ्रासाइट ही, ठीक है। तो ये एंथ्रा जो है इसमें छुपा हुआ है, तो ये एंथ्रा जो है आपका कोयला से रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए कोयला के धूल से एंथ्रासोसिस होता है, समझ गए। एंथ्राकोसिस जो होता है एक कोयले के धूल से होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम कब शुरू हुआ था? देखिए भारत में पहला जो फैक्ट्री अधिनियम है कब शुरू हुआ? 1881 में शुरू हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। संस्था के बारे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं उसके बारे में। तो भारत में पहला जो फैक्ट्री अधिनियम है 1881 में पारित हुआ, समझ गए, शुरू हुआ। आशा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? आशा जो आप लोग जानते हैं, आशा ये जो होता है, ये आशा जो होती है ये किस कार्यक्रम के हिस्सा है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, NRHM के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है ये आशा जो है शामिल है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा आपसे कि आशा किस कार्यक्रम के अंतर्गत है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा कि स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? इरिलीवेंट, अप्रासंगिक, अपर्याप्त, प्रभावकारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए अप्रासंगिक होना चाहिए, क्या अपर्याप्त होना चाहिए? बिल्कुल दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इफेक्टिव होगा, प्रभावकारी होगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ग्राम सभा का न्यायिक अंग है। ग्राम सभा जो होता है, पंचायत जो होता है, उसका न्यायिक अंग कौन होता है? न्याय करने वाला कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिएगा पंचायत समिति, और वहाँ पे ग्राम अधिकारी, विलेज ऑफिसर। तो बताइए कौन सा होता है? ग्राम सभा का न्यायिक अंग कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है या न्याय पंचायत होता है? तो राइट आंसर जो है न्याय पंचायत होता है, समझ गए। ये आपका पंचायत में न्याय करता है, ग्राम का सभा का न्यायिक अंग होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 16 है, पुरुषों का अस्थायी परिवार नियोजन का तरीका है। तो देखिए महिलाओं में पूछेगा तो महिलाओं में ट्यूब होता है, नली होता है, फैलोपियन ट्यूब, इसलिए जो है ट्यूबक्टोमी होगा महिलाओं में, ठीक है। और भैंसकोटोमी होगा आपका पुरुषों में, ठीक है। तो भैंसकोटोमी जो है आपका पुरुषों में होता है, समझ गए। 17, इनमें से कौन सा रोग यौन संचारण रोग है? मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा इसमें? STD रोग, सिफिलिस, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फाइलेरिया तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस होगा नहीं, और ये ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर सिफिलिस हो जाएगा, समझ गए। यह यौन संचारित रोग है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम को डैश में प्रारंभ हुआ। मतलब जो भारत में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1952, 53, 54, 55 किस वर्ष हुआ? तो 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, बताइएगा आप लोग। साधारणतया एक देखिएगा, साधारणतः एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कितने उपकेंद्र होते हैं? देखिए सब सेंटर और PHC मतलब एक प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत जो है कितने सब सेंटर होते हैं? तो जो है आपको बताना है PHC के अंतर्गत जो है कितने सब सेंटर उपकेंद्र होता है? तो 6 होता है, समझ गए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। विटामिन ए की पहली खुराक डैश दी जाती है। मतलब कब दिया जाता है? विटामिन ए का जो पहला खुराक होता है कब दिया जाता है? तो जो है 9वें महीना में दिया जाता है। अगर आप लोग को जो है शेड्यूल याद होगा तो आप लोग को पता होगा, जो कार्यक्रम है टीकाकरण का वो याद होगा, तो आपको पता होगा कि जो विटामिन ए का खुराक है 9वें महीने में दिया जाता है पहला, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। ICDSE प्रोजेक्ट होता है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है
ए आपके कौन सा प्रोजेक्ट है। ए है 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, 0 से 1 साल के बच्चे के लिए। सी है 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली महिला हेतु। तो बताइए किसके लिए है। तो ये जो सी आंसर सबसे बड़ा है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ICD इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ये जो होता है आपका यहाँ पे 0 से 6 साल के बच्चे के लिए भी होता है, गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ हेतु ये होता है ये आपका प्रोजेक्ट। समझ गए, याद रखिएगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष डैश में की गई। मतलब जो भारत सरकार है इनके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी का जो स्थापना है किस वर्ष किया गया, स्कूल स्वास्थ्य कमेटी का। ठीक है, स्कूल हेल्थ कमेटी का जो है स्थापना कब किया गया, 1998, 50, 75, 60। तो 60 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि स्कूल कमेटी 1960 में आया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि स्कूल हेल्थ सर्विस के उद्देश्य क्या है। मतलब स्कूल हेल्थ सेवा का क्या है, स्कूल का हेल्थ स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है, बच्चों की वृद्धि विकास को प्रोत्साहन, संक्रमण रोगों की रोकथाम। ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा क्योंकि इन सारे चीज़ों को जो है स्कूल में बताया जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है BCG टीका होता है। BCG टीका क्या होता है, जीवित तनुकृत होता है, लाइव एटेन्यूएट होता है, किलेड होता है। समझ गए। जीव रहित टॉक्सोइड होता है, जीव विष रहित होता है, जीव विष होता है या इनमें से कोई नहीं। तो BCG का जो टीका होता है ये कैसा होता है, तो जो है ये होता है जीवित तनुकृत होता है। समझ गए, ये जीवित तनुकृत होता है, लाइव एटेन्यूएटेड होता है। समझ गए, BCG का टीका आपसे पूछ देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रोग संचार के मुख्य वाहन कौन सा है, पानी है, भोजन है, रक्त है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए जो आपका रोग हो सकता है ये आपका पानी से भी होता है, भोजन से भी होता है, ब्लड से भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा रोग फैलने का, संचार होने का वाहन। समझ गए। चलिए ये आप देख लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है सामने कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभान्वित होने वाली लगभग जनसंख्या है। एक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है CHC, इससे कितने जनसंख्या लाभान्वित होता है। मतलब सीधा कहा जाए कि कितने जनसंख्या पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। समझ गए। तो कितने होता है, 80 से 1,20,000 के जनसंख्या पर। कितना, 80 से 1,20,000 जनसंख्या पर जो है आपका CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है या इससे लाभान्वित होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ESI एक्ट उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनका अंतिम मासिक वेतन कितना होता है। देखिए ESI जो है किन के लिए लागू होता है, ESI जो है किन के लिए लागू होता है, तो उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिनका अंतिम जो मासिक वेतन होता है वो आपका 21,000, 10,000, 15,000 क्या होता है, 21,000। ठीक है, राइट आंसर। समझ गए। 28 है, वाजाइनल निरोध रिंग का प्रकार होता है। वाजाइनल जो निरोध रिंग है उसका जो प्रकार कैसा होता है, बैरियर होता है, हार्मोनल होता है, टर्मिनल होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। तो जो वाजाइनल निरोध रिंग है, मतलब जो निरोध के लिए उपयोग आता है रिंग, वो जो है कैसा होता है, तो हार्मोनल होता है। समझ गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तपेदिक के निदान और डाइट शुरू करने के लिए आवश्यक कम से कम बलगम जांचों की संख्या होती है। तपेदिक में जो तपेदिक के निदान, टीबी के निदान और डॉट्स शुरू करने के लिए आवश्यक कम से कम बलगम जांचों की संख्या होती है 1। मतलब जो है कितने जांच के बाद, बलगम के कितने जांच के बाद जो है तपेदिक टीबी का जो निदान होता है और जो आपका डॉट्स उपचार होता है वो शुरू किया जाता है। तो कम से कम एक निदान के बाद। समझ गए। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, एक नगर पालिका बोर्ड डैश जनसंख्या को शामिल करता है। मतलब एक जो नगर पालिका होता है वो कितने जनसंख्या को अंदर में होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नगर पालिका गाँव में नहीं होता है, नगर पालिका जो है आपका कहाँ होता है, शहर में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये जो नगर पालिका होता है ये आपका होता है 2 से 5 लाख के जनसंख्या को। समझ गए ना। 2 से, अब जो शहर होता है उसको में तो लाखों में जनसंख्या होता है ना, तो कम से कम 2 से लेकर 5 लाख जनसंख्या को ये कवर करता है नगर पालिका। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे 31 प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है यह कब शुरू हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं है। समझ लीजिए, इनमें से कोई नहीं जो है आपका राइट
कैंसर होगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, 1951 से लेकर 1956 तक जो है ये आपका शुरू हुआ था शायद, देख लीजिएगा। इतना ही होना चाहिए, 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है कि एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन में शामिल है। एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन में क्या शामिल है, रोगों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, रोगों का निर्धारण, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, उपरोक्त सभी। मतलब एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन में क्या शामिल है, तो ऑल ऑफ अबव, मतलब रोगों का वितरण भी, रोगों का निर्धारक भी, रोगों की आवृत्ति भी। मतलब जो एपिडेमियोलॉजी होता है इसमें जो है आपके रोगे के बारे में ही पढ़ा जाता है कि कौन सा रोग कैसा है, किसको किस कैटेगरी में भेजा जाए, कैसे निर्धारित करा जाए, कितना इसका फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ये भयावह है, ये एपिडेमियोलॉजी में ही ये किया जाता है, इसीलिए सभी हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि हेपेटाइटिस ए फैलने का प्रमुख मार्ग है, फीकल ओरल रूट है, ठीक है, पैरेंटल रूट है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, गलत हो जाएगा, पेरिनेंटल ट्रांसमिशन है। तो देखिए जो आपका हेपेटाइटिस ए फैलता है, एच ए जो होता है आपका, ये फीकल ओरल रूट के द्वारा होता है, समझ गए। याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए कहाँ से फैलता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे डेमोग्राफी में जनसंख्या के निम्न अध्ययन शामिल है, उसके आकार, उसके संगठन, उसके वितरण, उपरोक्त में से सभी। तो डेमोग्राफी में जनसंख्या से संबंधित जो भी चीज़ होता है सभी का अध्ययन किया जाता है और उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा ओरल कंट्रेनेटिव फिल्स किस प्रकार का गर्भधारण को रोकती है, समझ गए। गर्भाशय में निषेचन डिम्ब के आरोपण को रोकता है, मेटाबॉलिज्म को बदलकर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को बदलकर, डिम्ब क्षरण को रोककर, रति क्रिया के दौरान बाधा डालकर, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है, डिम्ब क्षरण को रोककर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिसमें जो आपका ओरल कंट्रेनेटिव पिल्स जो है, ओरल कंट्रेनेटिव, देखिए ओरल कंट्रेनेटिव पिल्स जो है किस प्रकार के गर्भधारण को रोकती है, तो डिम्ब क्षरण को रोककर, डिम्ब क्षरण जो होता है उसको रोककर जो है गर्भधारण को रोकती है ओरल कंट्रेनेटिव पिल्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 26 नंबर है कि जन्म से 28 दिन के अंदर शिशु मृत्यु की कुल जनसंख्या क्या कहलाती है, नवजात मृत्यु दर, नियोनेटल डेथ रेट। अगर 28 जन्म लिया बच्चा, 28 दिन के अंदर अगर डेथ हो गया तो उसे जो है हम लोग नियोनेटल डेथ रेट, नवजात मृत्यु दर बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, रोग के विरुद्ध टीकाकरण इसका उदाहरण है। रोग के विरुद्ध टीकाकरण किसका उदाहरण है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, हेल्थ प्रमोशन है, एसिफिसाई प्रोटेक्शन है, निर्दिष्ट सुरक्षा है, या डिजेबिलिटी लिमिटेशन है। तो देखिए रोग के विरुद्ध टीकाकरण क्यों दिया जाता है, ताकि वो रोग जो है ना हो, उस रोग से जो है सुरक्षा मिले, ठीक है। तो ये जो है आपका स्पेसिफाइड प्रोटेक्शन होता है, निर्दिष्ट सुरक्षा। अब जैसे देखते होइएगा कि कोरोना के लिए अलग है, या टीबी के लिए अलग है, पोलियो के लिए अलग है, सब बीमारी के लिए अलग अलग है, इसलिए स्पेसिफाइड प्रोटेक्शन होता है, समझ गए, कि खास जो है बीमारियों के लिए खास टीका होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ। देखिए जो मिड डे मील कार्यक्रम है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये समझिए आपका 75 में, 1900, 1920, 1953, 1961। तो 1961 में जो आपका मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अनिवार्य प्रसव देखभाल और आपात प्रसव देखभाल निम्नलिखित कार्यक्रम के अंग है। मतलब अनिवार्य मैंडेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर जो है और जो इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव जो केयर है, ये आपका आपात और अनिवार्य दोनों जो प्रसव देखभाल है किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, RCH प्रोग्राम। तो देखिए RCH जो प्रोग्राम के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत ही जो है आपका दोनों अनिवार्य और आपात दोनों प्रसव देखभाल शामिल है RCH के अंतर्गत, समझ गए। RCH के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है नाको का अर्थ क्या है, NACO का अर्थ क्या है, तो NACO का अर्थ होता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफिस, नेशनल ARI कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो नाको का क्या अर्थ होता है, तो नाको का C ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए, N फॉर नेशनल, A फॉर एड्स, C फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ गए। एक ब्लॉक में कितने गाँव शामिल होते हैं, देखिए एक जो ब्लॉक होता है उसमें कितने गांव जो है शामिल होते हैं, तो लगभग जो है 100 गांव जो है शामिल होते हैं, इतना या इससे कम भी होता होगा। ठीक है, लेकिन ये 100 गांव के आसपास होता है। समझ गए, तो एक ब्लॉक में इतना गांव होता है। समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना की शुरुआत कब की गई। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक मतलब ग्राम के स्वास्थ्य का मार्गदर्शक योजना जो है कब शुरुआत हुआ, 1971 में, 77 में, 84 में, 87 में। तो 1977 में जो है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना शुरू हुआ था। समझ गए। चलिए ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रश्न। अब चलिए चलते देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है, मतलब एंटी लेप्रोसी जो डे होता है किस दिन मनाया जाता है, 30 दिसंबर, 30 मार्च, 30 जनवरी, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को एड्स होता है, 30 जनवरी को जो है एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। समझ गए, कुष्ठ रोग, समझ गए ना, लेप्रोसी कुष्ठ होता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर है कि मुदालियर, यहाँ पे क्या है, मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम है, जो मुदालियर कमेटी है इसका दूसरा नाम क्या है, तो देखिए मुदालियर जो कमेटी है, अब ध्यान में रखिए, हम जो श्रीवास्तव कमेटी पढ़ाए हैं तो श्रीवास्तव समिति ने क्या सिफारिश किया था कि समुदाय से ही जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चुनाव कर लिया जाए, वो रिकमेंडेशन किया था। समझ गए, लेकिन मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम क्या है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी, स्वास्थ्य सर्वे एवं समायोजन कमेटी। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। समझ गए ना, स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन जो है ये नाम है मुदालियर कमेटी का। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, फिलअप में पूछ देगा, मैचिंग में पूछ देगा। ठीक है, 45 है, गोभी अभियान का संचालन किन संस्था द्वारा किया गया, GOBI, खाने वाला गोभी नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है। समझ गए, तो ये गोभी जो अभियान है किस संस्था के द्वारा संचालन किया गया, तो यूनिसेफ के द्वारा। समझ गए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। समझ गए, यूनिसेफ के द्वारा ये गोभी अभियान शुरू किया गया। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है, इंजेक्शन द्वारा कि कौन सा है, मालाडी, DMPA, नोरप्लांट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गर्भ निरोधक, इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को रोकने वाला कौन सा है जो कि इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, तो DMPA है जो कि इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। बाकी मालाडी और नोरप्लांट जो है आपका पिल्स होता है। समझ गए। 47 है, वर्ल्ड नो टबैको दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड विश्व नो टबैको दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई, 30 मई, 1 जून, 30 अप्रैल। कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड नो टबैको जो दिवस होता है 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य को गोभी बढ़ावा देती है, स्वास्थ्य को जो है गोभी बढ़ावा देती है, तो स्वास्थ्य को गोभी बढ़ावा देती है माता के, बच्चे के, माता बच्चे के, और इनमें से कोई नहीं। तो जो गोभी है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। समझ गए, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ जब शुरू किया तो चाइल्ड के लिए है यूनिसेफ, तो ये चाइल्ड बच्चे के लिए ही ये काम बढ़ावा देगा गोभी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कॉपर टी प्रयोग सबसे आम दुष्प्रभाव कौन सा है। कॉपर टी जब लगाते हैं स्त्री के वैजिना में तो जो है कॉपर टी का जो है साइड इफेक्ट कौन सा है, जो कि नॉर्मल होता है, तो परफोर्सन, पीड़ा, रक्तस्राव, गर्भ के बाहर गर्भ अवस्था, इकोप्टिक प्रेगनेंसी, गर्भ के बाहर गर्भ अवस्था। समझ गए, तो इकोप्टिक प्रेगनेंसी, तो ये जो है आपका कब होता है, ब्लीडिंग के समय जो है आपका ब्लीडिंग होता है। सबसे आम प्रभाव होता है कि कॉपर टी जब लगाया जाता है तो ब्लीडिंग होने का ये इफेक्ट होता है। समझ गए। चलिए अब इकोप्टिक प्रेगनेंसी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, मोस्ट VVI है, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपसे पूछेगा कि इकोप्टिक प्रेगनेंसी होता क्या है। ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपका ये आपका मिडवाइफरी का है। समझ गए, जिसमें गर्भ से बाहर जो है शिफ्ट किया जाता है गर्भ धारण को। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि अनिवार्य प्रस्तुति देखभाल और आपातकालीन प्रस्तुति देखभाल किस कार्यक्रम के अंग है। ऊपर हो चुका है कि अनिवार्य और आपातकाल प्रस्तुति या प्रसर्व जो देखभाल है किसका एक हिस्सा है, तो RCH कार्यक्रम का ऊपर हम लोग देख चुके हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा 51 है, भोर कमेटी की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी। देखिए आपसे अलग अलग कमेटी भी पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही सारे कमेटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो भोर कमेटी 1940 में, 43 में, 46 में, 49 में किस वर्ष पारित हुआ, नियुक्ति हुआ भोर कमेटी, तो 1943 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि वह वर्ष जब MTP समझ गए, MTP अधिनियम पारित हुआ, समझ गए। MTP 1971 में MTP अधिनियम पारित हुआ। डॉट्स का पूरा रूप क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये जो है आपका टीबी के लिए ऊपर में हम लोग देखे हैं, डॉट्स का उपचार जो है टीबी में किया जाता है, समझ गए। ये चीज़ हो गया। अब आप लोग को ये बताना है कि एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।